लास्ट क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे पृथक्करण का। यूरेनियम से नेपच्यूनियम प्लूटोनियम एवं अमरीशियम के पृथक्करण के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। लास्ट में हमने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यानी विलायक निष्कर्षण विधि का अध्ययन किया था। तो जो हमने टीबीपी लिखा था, दूसरा कार्बनिक विलायक, उसके लास्ट में लिख लेना टीबीपी। इसका टीबीपी है, इसका उपयोग यूरेनियम से प्लूटोनियम के पृथक्करण में किया जाता है। देखो टीबीपी के उपयोग से यूरेनियम से प्लूटोनियम का पृथक्करण किया जाता है। यूरेनियम से प्लूटोनियम का पृथक्करण किया जाता है। तीसरी विधि है आयन विनिमय विधि। आयन विनिमय विधि, जो आयन विनिमय विधि है, यह दो पदों में संपन्न होती है। दो पदों में यानी इसमें दो पद हैं जिनसे गुजरना पड़ता है। वास्तविकता में जो हम पृथक्करण पढ़ रहे हैं वो लैंथेनाइडो, एक्टिनाइडो और एक्टिनाइडो से भी, उनके एक्टिनाइड बहुत सारे तत्व हैं, 14 तत्व हैं, उनका भी पृथक्करण देख रहे हैं। तो यह विधि दो पदों में संपन्न होती है। तो लिख लेना आयन विनिमय विधि, यह विधि दो पदों में संपन्न होती है। पहला है लैंथेनाइड व एक्टिनाइड, लैंथेनाइड या एक्टिनाइड का पृथक्करण, लैंथेनाइड व एक्टिनाइड का पृथक्करण। इसमें क्या होता है, देखो याद करो आयन विनिमय विधि, जिसमें हम संश्लेषित आयन विनिमय रेजिन को काम में लेते हैं। वहां हमने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा था और वो सिलेबस में एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा जरूरी भी था, क्योंकि डायरेक्ट पूछा जाता है कि आयन विनिमय विधि के बारे में चर्चा कीजिए। लैंथेनाइडों के लिए किस प्रकार से निष्कर्षण होता है, पृथक्करण होता है। तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, इनका जो एक साथ मिले हुए हैं या किसमें हैं, ओर्स में, यानी खनिजों में, अयस्कों में ये मौजूद है। इनका पृथक्करण आयन विनिमय विधि से कैसे किया जाता है, ठीक है। ये दो पदों में संपन्न होती है। पहली है लैंथेनाइड एक्टिनाइड और दूसरी क्या होगी, एक्टिनाइड तत्वों का पृथक्करण। इस विधि में देखो रेजिन पढ़ा था हमने, आयन विनिमय रेजिन पढ़ा था। मैं बता दूं आयन विनिमय रेजिन दो प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक आयन विनिमय रेजिन, एक होता है ऋणात्मक। इनसे मतलब क्या है, इनमें जो धनात्मक आयन विनिमय रेजिन होगा उनमें धनात्मक आयन ज्यादा होंगे, धनात्मक आयन ज्यादा होंगे, इसमें ऋणात्मक आयन ज्यादा होंगे। सिर्फ इतना सा मतलब है, ठीक है। तो धनात्मक आयन विनिमय रेजिनों का, धनात्मक रेजिनों का उपयोग किया जाता है इन दोनों के पृथक्करण के लिए। और प्रक्षालक के रूप में क्या कहा मैंने, प्रक्षालक। अब याद करो, मैंने जब आयन विनिमय रेजिन लैंथेनाइडों में पढ़ा था, बताया था तुम्हें, तो वहां बफर सॉल्यूशन बताया था, बफर विलयन किसका था, अमोनियम सिट्रेट या साइट्रेट एंड साइट्रिक अम्ल या साइट्रिक, ये था साइट्रेट अम्ल, अमोनियम साइट्रेट व साइट्रिक अम्ल क्या था, बफर सॉल्यूशन था। इसका उपयोग किया जा रहा था, यानी जल से H+ आयनों को धोने के बाद बफर सॉल्यूशन का उपयोग किया जा रहा था। जब बफर सॉल्यूशन का यूज कर रहे थे तो सिट्रेट संकुल बन रहे थे, लैंथेनाइडों के सिट्रेट संकुल बन रहे थे। जो संकुल जितना प्रबल होगा वह उतना ही जल्दी उस स्तंभ में से सबसे पहले नीचे आएगा, जो नीचे आएगा सबसे पहले विलयन में बाहर आएगा। तो वहां अमोनियम सिट्रेट और सिट्रिक
अम्ल का बफर सॉल्यूशन, बफर विलेन यूज कर रहे थे। वो बफर सॉल्यूशन ये क्या था? ये प्रक्षालक था, एल्यूटेंट कहते हैं, एल्यूटेंट प्रक्षालक। यहां प्रक्षालक के रूप में सांद्र HCl का उपयोग किया जाता है और क्या होंगे? क्लोराइडों के संकुल बनेंगे। जो एक्टिनाइड होते हैं, हम जानते हैं एक्टिनाइडों के संकुल प्रवृत्ति के बारे में कि एक्टिनाइड क्लोराइडों के साथ तेजी से संकुल बनाते हैं और प्रबल संकुल बनाते हैं। जब प्रबल और तेजी से संकुल बनाएंगे तो स्तंभ में सबसे पहले नीचे आएंगे, यानी सबसे पहले पृथक होंगे। सबसे पहले क्या होंगे? पृथक होंगे। दूसरी है एक्टिनाइड तत्वों का पृथक्करण, यानी एक्टिनाइड तत्वों का पृथक्करण करना। अब एक्टिनाइड तत्वों के पृथक्करण के लिए इनमें भी धनात्मक जो रेजिन है वो यूज किए जाते हैं, लेकिन वर्तमान में ऋणात्मक रेजिन यूज किए जा रहे हैं। लेकिन धनात्मक रेजिन जब यूज किए जाएंगे तो यहां प्रक्षालक के रूप में एक तो होता है अमोनियम साइट्रेट, अमोनियम साइट्रेट व EDTA, इसका मतलब एथिलीन डाइल्यूश टेट्रा एसीटेट। EDTA का उपयोग किया जाता है प्रक्षालक के रूप में। अब ऐसा होगा तो साइट्रेट लवण बनेंगे और EDTA के संकुल बनेंगे। क्या बनेंगे? इनके संकुल बनेंगे। जो जितना प्रबल संकुल बनाएगा वही चीज जो वो सबसे पहले आएगा। ये दो पद हैं पृथक्करण के, और इस तरीके से पृथक्करण कंप्लीट होता है, समाप्त होता है। सिर्फ इतना सा है पृथक्करण, और कम से कम 6-7 नंबर का, 5 नंबर से कम का क्वेश्चन नहीं आएगा। यदि पूरा पूछेगा नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम और अमरीशियम का यूरेनियम से पृथक्करण का रसायन, कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन, कम से कम। यदि इनमें से 3 विधियों में से कोई एक विधि पूछे तो हो सकता है कम नंबर का क्वेश्चन बन जाए, लेकिन ऐसा ज्यादातर नहीं होता। पूरा एक सवाल आता है 5-6 नंबर का कम से कम। यानी श्योर है 3 विधियां हैं, सब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी हैं। तो लिखना, यह विधि 2 पदों में संपन्न होती है। पहले लिखना लैंथेनाइड व एक्टिनाइड पृथक्करण, या लैंथेनाइड एक्टिनाइडों का पृथक्करण। ठीक है, इसमें लिखना धनायन विनिमय रेजिन की सहायता से, धनायन विनिमय रेजिन की सहायता से एक्टिनाइडों को लैंथेनाइडों से, एक्टिनाइडों को धनायन विनिमय रेजिन की सहायता से एक्टिनाइडों को लैंथेनाइडों से पृथक किया जाता है, पृथक किया जाता है। इसमें सांद्र HCl को, इसमें सांद्र HCl को प्रक्षालक के रूप में, इसमें सांद्र HCl को प्रक्षालक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। सांद्र HCl को प्रक्षालक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट लाइन एक्टिनाइड आयन लैंथेनाइडों की तुलना में, एक्टिनाइड आयन लैंथेनाइडों की तुलना में अधिक आसानी से क्लोराइड संकुल बनाते हैं। अतः HCl से पहले एक्टिनाइड तथा बाद में लैंथेनाइड प्रक्षालित होंगे या पृथक होंगे, है ना। पहले एक्टिनाइड व बाद में
दूसरा एक्टिनाइड तत्वों का पृथक्करण, एक्टिनाइड तत्वों का पृथक्करण। ठीक है, इसमें लिखना बिल्कुल शॉर्ट में कंप्लीट हो जाएगा। सामान्यतः एक्टिनाइड आयनों का पृथक्करण, सामान्यतः एक्टिनाइड आयनों का पृथक्करण धनायन विनिमय रेजिन द्वारा, धनायन विनिमय, सामान्यतः एक्टिनाइड आयनों का धनायन विनिमय रेजिन द्वारा पृथक्करण किया जाता है। या देखो जैसा भी आपने लैंग्वेज लिखी कंफ्यूज मत हो, सामान्यतः एक्टिनाइड आयनों का पृथक्करण ऐसा भी कर सकते हैं, कंफ्यूज मत होना। सामान्यतः एक्टिनाइड आयनों का पृथक्करण आयन विनिमय, धनायन विनिमय रेजिन द्वारा किया जाता है। जो पहले लैंग्वेज बोली थी वो भी ठीक है, दोनों ही ठीक है। ठीक है, पृथक्करण धनायन विनिमय रेजिन से द्वारा किया जाता है, धनायन विनिमय रेजिन द्वारा किया जाता है, जिसमें प्रचालक के रूप में, प्रचालक के रूप में अमोनियम साइट्रेट व पूरा नाम लिखना एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट का उपयोग किया जाता है। टेट्रा एसीटेट का उपयोग किया जाता है। टेट्रा एसीटेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये हो गए पृथक्करण की विधियां। आई थिंक छोटा सा है ना, मुश्किल से ऐसा मानो अप्रोक्सीमेटली आधे घंटे का जो मटेरियल है पृथक्करण का वो हमने देखा, और इसमें से क्वेश्चन आता है। ठीक है, मैंने तो कई बार देखा है और बहुत पूछा गया है ना, और बहुत शॉर्ट में लिखवाया है, लेकिन काम की चीजें लिखवाई है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना, हम अब अध्ययन करेंगे गुण। 2 दिन हो गए, इसमें रंगों का गुण बचा हुआ है और स्पेक्ट्रा, एक्टिनाइडों का स्पेक्ट्रा ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन हम पढ़ेंगे यदि नीड हुई तो, है ना। मैं देखूंगा लास्ट ईयर पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए आई थिंक, है ना। तो हम रंगों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, उससे पहले, रंगों के अध्ययन से पहले हम एक चीज या 2 चीज कह सकता हूं। हम एक्टिनाइड एवं लैंथेनाइडों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि इनके मध्य तुलनात्मक अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है। तो हेडिंग डालना, लैंथेनाइड व एक्टिनाइडों में अंतर, समानता है। लैंथेनाइड व एक्टिनाइड तत्वों में समानताएं क्या क्या होती है ना, 1 by 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, यदि समानताओं की बात करें तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, सारी चीजें लिखवाऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखें, बहुत इजी वे मिला है। ये दोनों एफ ब्लॉक के तत्व हैं, एफ ब्लॉक के तत्व हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों में जो एफ ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, N-2F, यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2F कक्षक में प्रवेश करता है। क्लियर। दूसरा, इनके जो, ध्यान से देना, दोनों बातों में अंतर है देखो। इनमें इलेक्ट्रॉन N-2F कक्षकों में प्रवेश करता है, और देखो फर्स्ट लैंथेनाइड व फर्स्ट एक्टिनाइड, यानी बाद वाले एक्टिनाइड और बाद वाले ही लैंथेनाइड, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कहा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, समान होता है। यहां एक स्टेटमेंट और दिया जाता है कि फर्स्ट लैंथेनाइडों में
या फिर पूर्व लैंथेनाइडों में और पूर्व एक्टिनाइडों में जो तत्व हैं उनमें डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता किस में ज्यादा होती है? एक्टिनाइडों ज्यादा, यानी पूर्व एक्टिनाइडों में इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में ज्यादा होता है। किसकी तुलना में? पूर्व लैंथेनाइडों की तुलना में। सिर्फ याद रखना, दिमाग में मत रखना, कोई बात नहीं, ये पॉइंट जरूरी है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है बाद वालों का, शुरुआत वालों का नहीं, क्योंकि अगेन अभी कहा था, क्योंकि वहां पूर्व लैंथेनाइड और पूर्व एक्टिनाइडों में डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन होने की वजह से दोनों में अंतर आ जाता है। समानता कहाँ है? यहां समानता है, फर्स्ट लैंथेनाइड फर्स्ट एक्टिनाइड में। ठीक है। तीसरी बात, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑक्सीकरण अवस्था प्लस पी होती है। एक्टिनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? +3 होती है। क्या होती है? +3 होती है। यदि मैं आयनिक त्रिज्या की बात करूं, किसकी? आयनिक त्रिज्या या परमाणु त्रिज्या की बात करूं, तो हम दोनों के लिए जानते हैं बाएं से दाएं जाने पर, यानी श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर घटती है। वजह थी लैंथेनाइड संकुचन या एक्टिनाइड संकुचन। लैंथेनाइड संकुचन आपने सुना है, एक्टिनाइड संकुचन ज्यादातर ने नहीं सुना, यूज भी नहीं होता, सिर्फ इतना सा याद रखिए एक्टिनाइड मतलब कुछ होता है जिसकी वजह से त्रिज्याएं क्या होती हैं? बाएं से दाएं जाने पर घटती हैं लगातार। पॉइंट नंबर 5, जो पॉइंट नंबर 5 है, जो अधिकतर यानी मोस्ट ऑफ द लैंथेनाइड्स व एक्टिनाइड्स हैं वो क्या होते हैं? अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं, यानी उनमें अयनिक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। लेकिन हमने रसल सोल्डर्स रूल से देखा भी था समैरियम में 5 अयनिक इलेक्ट्रॉन, यानी समैरियम 3+ में 5 अयनिक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से 5 अयनिक इलेक्ट्रॉन है, जो चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन स्टिल न्यूनतम होती है। क्या होती है? लैंथेनाइडों में क्या होती है? न्यूनतम चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। तो ये लगभग सभी, अधिकतर, इसलिए लिखा अधिकतर लैंथेनाइड और एक्टिनाइड क्या होते हैं? अनुचुंबकीय होते हैं। पॉइंट नंबर 6, इनके रंग सामान्यतः जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी जिन लैंथेनाइड व एक्टिनाइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है वो समान रंग, लगभग समान रंग प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखो, यदि किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 4f3 है और मान लें एक्टिनाइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या 5f3 है, तो इनका देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? समान है, तो इनके रंग भी लगभग या समान होते हैं। लगभग समान या समान होते हैं, लगभग समान होते हैं। क्या? रंग की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। पहले रंग लिखेंगे, ये तो है समानताएं, फिर अंतर के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले लिखो, पॉइंट बना के लिखना है ना, पॉइंट बना के लिखो। ये दोनों ही श्रेणियां F ब्लॉक की हैं। ये दोनों ही श्रेणियां F ब्लॉक की हैं, F ब्लॉक की हैं। दोनों में अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2f कक्षक में, दोनों में अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2f कक्षक में प्रवेश करता है। पॉइंट नंबर 2, फर्स्ट लैंथेनाइड एवं फर्स्ट एक्टिनाइडों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। पॉइंट नंबर 3 इसमें लिखना
सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, दोनों ही श्रेणी के तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, +3 होती है, +3 होती है, +3 होती है। चौथा पॉइंट किसके बारे में था? आयनिक त्रिज्या के बारे में, आयनिक त्रिज्या के बारे में लिखना। चौथा पॉइंट, दोनों ही श्रेणियों में बाएं से दाएं जाने पर, दोनों ही श्रेणियों में बाएं से दाएं जाने पर आयनिक त्रिज्या में कमी होती है। बाएं से दाएं जाने पर आयनिक त्रिज्या में कमी होती है, कमी होती है। पॉइंट नंबर 5, अधिकतर लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड, अधिकतर लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं। अधिकतर लैंथेनाइड व एक्टिनाइड अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं, अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं। पॉइंट नंबर 6, रंग के बारे में। समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले या समान विन्यास वाले एक्टिनाइड एवं लैंथेनाइड, समान विन्यास वाले एक्टिनाइड एवं लैंथेनाइड आयनों के रंग, एक्टिनाइड एवं लैंथेनाइड आयनों के रंग लगभग समान होते हैं, इसका कारण FF संक्रमण क्या है, सिर्फ लिख लेना है। इसका कारण FF संक्रमण होता है। जैसे DD संक्रमण था, ऐसा ही है FF संक्रमण, सिर्फ याद रखें, है ना। तो ये रंग के बारे में चर्चा हो गई। तो हेडिंग डाला लैंथेनाइडों व एक्टिनाइडों, इरेज करो। अंतर, लैंथेनाइडों व एक्टिनाइडों के गुणों में अंतर, अंतर के लिए एक तरफ लैंथेनाइड लिखना और दूसरी तरफ एक्टिनाइड, ठीक है। कॉलम बनाना। पॉइंट नंबर 1, यदि अंतर की बात करें तो लैंथेनाइड, देखो लैंथेनाइड सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास +3 होती है, लेकिन इसके अलावा ये +2 व +4 भी दिखाते हैं, जबकि एक्टिनाइड +2 से +7 तक की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाते हैं, +2 से +7 तक की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाते हैं। दूसरा, इनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति या संकुल प्रवृत्ति क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। इनमें हमने अभी पढ़ा, अभी चर्चा की, इनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति क्या होती है? अधिक होती है। पॉइंट नंबर 3, ये रेडियो एक्टिव, ये नोट करना है ना, मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा ध्यान से, ये रेडियो एक्टिव नहीं होते, ठीक है, रेडियो एक्टिव नहीं होते, सिर्फ प्रोमेथियम ही रेडियो एक्टिव होता है, PM, ठीक है, प्रोमेथियम। ये सारे के सारे क्या हैं? रेडियो एक्टिव हैं, ये सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडियो सक्रिय होते हैं,
गामा, अल्फा, बीटा, इन किरणों का क्या करते हैं, लगातार उत्सर्जन करते रहते हैं। जो लैंथेनाइड है ये ज्यादातर यानी सामान्यतः आयनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। ये सहसंयोजक व आयनिक दोनों प्रकार के संकुलों, दोनों प्रकार के यौगिकों का निर्माण करते हैं, लेकिन ज्यादातर ये किसका निर्माण करते हैं, सहसंयोजक प्रकार के, यानी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में कैसे सहसंयोजक प्रकार के यौगिकों का निर्माण करते हैं। पॉइंट नंबर 5, इनके जो चुंबकीय गुण हैं, क्या है, चुंबकीय गुण आसानी से समझे जा सकते हैं, जबकि इनके चुंबकीय गुणों के लिए फॉर्मूला ही नहीं है। देखो हमने लैंथेनाइडों के लिए n म्यू देखा था, म्यू n+2, ठीक है। लैंथेनाइडों के लिए ये भी फेल था। जो बिगिनिंग वाला यानी प्रारंभिक फॉर्मूला था वो क्या था, S4s+1 प्लस L+1, ये पढ़ा, ये भी फेल हो गया। उसके बाद हमने रसेल सॉन्डर्स का रूल पढ़ा, जिसमें हमने म्यू को लिखा 3/2 प्लस S+1 माइनस L+1 अपॉन J 2J J+1 ब्रैकेट बंद अंडर रूट J+1। यही फॉर्मूला पढ़ा था बोर मैग्नेटॉन में, बोर मैग्नेटॉन में, ठीक है। ये फॉर्मूला लैंथेनाइडों के लिए एप्लीकेबल था, लेकिन एक्टिनाइडों के लिए ये भी फेल हो जाता है। रीजन बताया गया कि जो चुंबकीय आघूर्ण है यानी कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण है वो पूरा उदासीन नहीं हो पाता, ना ही मैं क्या कह रहा हूं, ना तो पूरा प्रभावी होता है, लिगेंड पूरी तरह उसे उदासीन नहीं करते, और ना ही उसे मतलब उपेक्षित भी नहीं किया जाता, यानी बीच का सा कहते हैं ना, मध्यम का, उसे प्रभावित भी करते हैं लेकिन कम मात्रा में करते हैं। लिगेंड प्रभावित करते हैं, कक्षीय गति के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता था, लेकिन यही तो वजह थी, जो चुंबकीय आघूर्ण के मान थे वो सही नहीं आते। रसेल सॉन्डर से इससे भी नहीं, इससे तो एप्लीकेबल है, इससे भी नहीं आते, वजह क्लियर है। तो ऐसा कहा गया या ऐसा होता है कि परिकलित चुंबकीय आघूर्ण के मान प्रायोगिक मानों से हमेशा ज्यादा होते, सदैव उच्च होते हैं, ये कहा गया। तो इनके लिए चुंबकीय गुणों को आसानी से नहीं समझा जा सकता, क्लियर। और पॉइंट नंबर 6 क्या है, जो इनके 3 एवं चतुर्धनात्मक आयन होते हैं वो कम रंगीन होते हैं। क्या होते हैं, रंगीन, यानी रंग का प्रदर्शन कम करते हैं, यानी कम रंगीन होते हैं। ये गहरे रंगीन होते हैं, ठीक है, गहरे रंगीन होते हैं। पॉइंट नंबर 7, इनके जो हाइड्रोक्साइड हैं, वो क्षारीय होते हैं, और वैसे भी कैसे कम क्षारीय। ये कम क्षारीय हैं तो ये अधिक क्षारीय होते हैं, क्लियर। और पॉइंट नंबर 8, ये इनमें इलेक्ट्रॉनों को प्रारंभिक यानी डी इलेक्ट्रॉनों, प्रारंभिक तत्वों में यानी प्रारंभिक लैंथेनाइडों में इलेक्ट्रॉनों को डी कक्षक में रखने की क्षमता ज्यादा होती है। इनमें ज्यादा होती है, इनमें कम होती है। अभी पढ़ा जब हमने समानताओं का अध्ययन किया था तो मैंने लिखा था पश्च एक्टिनाइडों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता था, और अंतर क्या है, अंतर है एक्टिनाइडों में टी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों को रखने की क्षमता ज्यादा होती है लैंथेनाइडों से।
ठीक है, तो ये 8 पॉइंट हैं, सारे के सारे लिखेंगे। तो अंतर लिखना, एक तरफ लेंथेनाइड, एक तरफ एक्टिनाइड। तो 1 बाय 1 लिखेंगे। लेंथेनाइड लिखना, लेंथेनाइड प्लस 3 के अलावा, लेंथेनाइड प्लस 3 के अलावा प्लस 2 और प्लस 4, लेंथेनाइड प्लस 3 के अलावा प्लस 2 और प्लस 4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। इसमें लिखना एक्टिनाइड में, एक्टिनाइड प्लस 3 के अलावा, एक्टिनाइड प्लस 3 के अलावा प्लस 2 से प्लस 7 तक की ऑक्सीकरण अवस्थाएं, प्लस 2 से प्लस 7 तक की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट क्लास में लिखते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दिख गए मुझे, यहीं से हाँ हाँ, यहीं से दिख, अरे दिख गए, लगी तो नहीं पड़ी ना,